है। ग्रुप पे भी हमने एकदम सुबह सुबह डाली है एनसीईआरटी में, ठीक। और ये लाइन 2009 पीजीटी में आई भी है, यही लाइन। तो मतलब एक सवाल तो ये बन ही गया कि रघुवीर सहाय की है। इससे अगला सवाल ये हो सकता है कि ये किस रचना से है, किस कविता से है। तो कविता का नाम अधिनायक था और वो रचना थी आत्महत्या के विरुद्ध। तो मतलब अगले सवाल के लिए आप तैयार रहिएगा। अगला सवाल यही होगा कि किस रचना से है। अधिनायक तो मान लीजिए कविता है आत्महत्या के विरुद्ध। चूंकि देखिए सवाल जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं वही बार बार घूम फिर के आती हैं, और अंतर क्या होता है कि हम लोग जितना पूछता है उतने पकड़ते हैं। हमारी भी एक समस्या है कि जैसे उसने पूछ लिया कि हिंदू मत पे पाँव न रखूं, तो हम लोग केवल इतने रटे कि नूर मोहम्मद की है। अब उसने जैसे पूछा किस रचना से है, आधे लोग तो कम से कम कंफ्यूज ही हो गए कि अनुराग बांसुरी से है कि इंद्रावती से है। इसीलिए हम कहते हैं कि पढ़ते समय किसी भी रचना में कितने सवाल बन सकते हैं, कितने टाइप के बन सकते हैं, वहाँ तक अगर आप सोच के उसे तैयार करें तो चाहे हायर में बैठें, चाहे टीजीटी पीजीटी किसी में भी आपको समस्या शायद ना आए। चलिए अगले कवि हैं हमारे हरि नारायण व्यास। किसी कोई सवाल, कोई समस्या? देवानंद, उस सवाल में जो आप पूछ रहे थे उसमें उत्तर क्या दिया था? अच्छा, आंसर नहीं था। चलिए, हमने कहा हो सकता है आंसर दिया हो या गलत दिया हो। चलिए, 1923 से 2013 हरि नारायण व्यास। उन्नीस सौ 23 से 2013 4 रचनाएं हैं। और देखिए हरि नारायण व्यास से 90% उम्मीद है कि दूसरा सप्तक के कवि हैं, यही पूछा जाता है। 90% एक रचना है, वो हो सकता है भले मृग और तृष्णा इनकी पूछी जाए, वरना 90% चांस है कि दूसरा सप्तक के कवि हैं। बस पहली रचना लिखिए मृग और तृष्णा। उसके आगे लिखिए शांता कुमार का उपन्यास है इसी नाम से, और रांगे राघव की कहानी है इसी नाम से। त्रिकोण पर सूर्योदय, त्रिकोण पर सूर्योदय। मृग और तृष्णा ही इसमें मान के चलिए कि पूछे जाने योग्य ज़्यादा है। बाकी जो 3 रचनाएं और हैं, त्रिकोण पर सूर्योदय, एक नशीला चांद, एक नशीला चांद,
उठे बादल झुके बादल। उठे बादल झुके बादल। हाँ, एक में है, उठे बादल झुके बादल एक में है। एक पॉइंट वही केवल लिख दीजिए कि हरिनारायण व्यास दूसरा सप्तक के कवि थे, बस। अरुण, अरे इनसे कहिए अपना माइक म्यूट कर लें, वरना हम इनको अनम्यूट कर देंगे। धर्मवीर भारती अगले। उन्नीस 1926 से 1997 इलाहाबाद। उन्नीस 1926 से 1997 इलाहाबाद। आठ रचनाएं हैं इनकी। नंबर 1, ठंडा लोहा। डेट 1952। आगे लिखिए, प्रथम काव्य संग्रह। एक पंक्ति है, लेकिन हमको लग रहा है कि अलग से लिखा जाए उसको, ठंडा लोहा में करके, जो बड़ी मशहूर हुई थी, इन फिरोजी होठों पे बर्बाद मेरी ज़िंदगी। ये इसी ठंडा लोहा में है, इसको अलग से लिख लेते हैं हम लोग। अगला लिखिए, अंधा युग। उन्नीस 1954। पाँच अंकों का गीत नाट्य। पाँच अंकों का गीत नाट्य। अगला लिखिए, 7 गीत वर्ष हैं। जब अभी अंधा युग आगे डिटेल से लिखेंगे तो उसमें इसके पात्र और सब आ जाएंगे। अंधा युग, सॉरी, 7 गीत वर्ष 1959। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, प्रमुथ गाथा नामक लंबी कविता इसी में संग्रहित है। प्रमुथ गाथा ये संभवतः पूछी गई है। प्रमुथ गाथा नामक लंबी कविता इसी में संग्रहित है। एक पॉइंट और लिख दीजिए, प्रमुथ और धुपितर इसके मुख्य पात्र हैं। धुपितर प्रमुख और धुपितर इसके मुख्य पात्र हैं। आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो कौन बताएगा? चलिए बताइए कि निराला का संपूर्ण काव्य ही प्रमुख गाथा है। आग निलाने का काम उन्होंने किया था। बच्चन सिंह का एक कथन है। तो प्रमुख गाथा या ये एक लोक कथा है। पाश्चात्य इतिहास में, पाश्चात्य क्या कहिए, वहाँ पे इसकी कथा ये है छोटी सी कि शैतान क्या था उसमें, जो है वो स्वर्ग से कोई शैतान था, स्वर्ग में जाके उसने जो है
मानव के हित के लिए अग्नि चुरा के वहाँ से लाया था। संसार के कल्याण के लिए अग्नि चुरा के वो लाना चाहता था पृथ्वी पर। वो वहाँ पकड़ा गया और उसे जीते जी जो है इसे पत्थर में बांध दिया गया और गिद्धों से उससे नोच नोच कर जो है खाने के लिए छोड़ दिया गया। तो ये जो प्रमुख गाथा कविता है ये मुझे लग रहा है बच्चन सिंह में है, जिसमें पढ़ेंगे इसमें वो पूरी कथा छोटी सी संक्षिप्त से मिलेगी। इसीलिए बच्चन सिंह ने कहा कि निराला का संपूर्ण जीवन ही प्रमुख गाथा है। अग्नि लाने का काम उन्होंने किया और लोगों ने जैसे गिद्ध उसको नोच नोच के खा जाते थे प्रमुख को, वही काम निराला के साथ भी हुआ है। तो ये कविता बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे लिखिए। कनुप्रिया, इतना तो मोटा मोटा समझ ही गए ना कि कनुप्रिया उसमें प्रमुख गाथा में क्या है। कनुप्रिया 1959। यह राधा और कृष्ण राधा और कृष्ण पहले लिखिए, इसके नायक नायिका हैं। ये पूछा गया था कि कनुप्रिया के नायक नायिका कौन है, तो ऐसे कनु का मतलब कृष्ण है और प्रिया का मतलब कनुप्रिया राधा। इसके नायक नायिका राधा कृष्ण है। यह एक प्रबंध काव्य है। अगली लिखिए देशांतर। उन्नीस 1960। इसके आगे लिखिए यह अनुदित रचना है। इसमें 21 देशों की आधुनिक कविताओं और ऑस्कर वाइल्ड की कहानियों का अनुवाद है। और ऑस्कर वाइल्ड की कहानियों का अनुवाद है। इसमें 21 देशों की आधुनिक कविताओं और ऑस्कर वाइल्ड की कहानियों का अनुवाद है। जैसे आपको याद हो आत्मा की आंखें हैं दिनकर की, तो वैसे इसे भी समझिए। अगला लिखिए सपना अभी भी। वो 1993। इस पर भारती जी को व्यास सम्मान मिला। इस पर भारती जी को व्यास सम्मान मिला। मुनादी इसकी सबसे प्रसिद्ध कविता है। मुनादी घोषणा जिसे कहते हैं ना, मुनादी इसकी सबसे प्रसिद्ध कविता है जो जेपी आंदोलन पर थी। अगली रचना है आद्यांत। वो 1999। आद्यांत लिख लिए। 99। आखिरी है मेरी वाणी गैरिक वासना। मेरी वाणी गैरिक वासना।
इसकी डेट नहीं मिली है। चलिए अब अंधा युग के बारे में हम लोग जितना जो भी कथन है इकट्ठा कर लेते हैं, पात्र और जो भी चीज़ें हैं अंधा युग के बारे में। पहले अंधा युग के बारे में लिख लेते हैं, फिर 4-6 पॉइंट और। अब ये 99 में है तो मरणोपरांत चली ही गई, 97 चूँकि मृत्यु हो गई इनकी। हाँ, आगे लिखिए। अंधा युग 5 अंकों का नाटक है। नाटक नहीं, गीत नाट्य लिखिएगा, नहीं कंफ्यूज हो जाएगा मामला। गीत नाट्य या काव्य नाट्य जो भी शब्द मिल जाए। अंधा युग 5 अंकों का गीत नाट्य है। डैश करके उन 5 अंकों का नाम लिखना है। नंबर 1 कौरव नगरी, कौरव नगरी। नंबर 2 पशु का उदय। अगला अश्वत्थामा का अर्धसत्य। गांधारी का साप। एक क्रमिक आत्महत्या। पांच हो गए। अगला पॉइंट अंधा वो अश्वत्थामा, कामा लगाते जाइएगा, पात्र लिख रहे हैं। अश्वत्थामा कृष्ण, विदुर, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, युयुत्स, संजय और वृद्ध याचक। और वृद्ध याचक प्रमुख पुरुष पात्र हैं। तथा गांधारी प्रमुख स्त्री पात्र है। अगला पॉइंट अंधा युग का नायक अश्वत्थामा है। अगला यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। अंधा युग का नायक अश्वत्थामा है। यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। ये आप अंधा युग खोलेंगे तो शायद पहले या दूसरे पेज पे ही है। ये उन्होंने लिखा है कि ये कथा, नाम भले इसका अंधा युग है, लेकिन ये कथा ज्योत की है अंधों के माध्यम से। डैश करके भारती। भारती का मतलब धर्मवीर भारती। भारती का मतलब शोभनाथ भारती ने लिख लीजिए। अगला लिखिए
बहुत दिन तक हम भी धर्मवीर भारती और डॉक्टर धर्मवीर में कंफ्यूज थे, बहुत दिन तक। नहीं, बहुत दिन तक कंफ्यूज थे, लेकिन वो बहुत दिन ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि लाइब्रेरी में ढेर सारी किताबें डॉक्टर धर्मवीर की मिल गई ना, पूरा उनका धर्मवीर का साहित्य ही था। धीरे धीरे खोज खबर नेट पे सर्च किए, तब फिर धीरे धीरे विकिपीडिया पढ़े तो पूरा कुंडली उनकी निकाली, फिर बाद में पता चला। आगे लिखिए। तो दोनों दलित थे? हाँ, दोनों दलित थे। बस अंतर यही था कि डॉक्टर धर्मवीर ज़्यादा, मतलब ये कवि, नाटककार, आलोचक सब थे, वो मुख्यतः आलोचक थे। और उनके अंदर आप ये कहिए कि दलित चेतना बहुत तेज थी, बहुत अच्छा, तेज हो भी क्यों ना, वो एक आईएएस अधिकारी थे। रेलवे के एक दुर्घटना में उनके दोनों पैर कट गए थे, लेकिन वो एक आईएएस है तो आदमी दिमाग से तो तेज था ही, वरना ऐसे थोड़े आईएएस निकाल लेता वो। और मतलब उन्होंने कुल मिला के ये कहा, जितनी भी पुस्तकें लिखी, प्रेमचंद सामंत का मुंशी या जितनी भी थी, प्रेमचंद की नीली आंखें, तो कम से कम उन्होंने इतना प्रेमचंद के ऊपर पढ़ा, इतना उनको गहन अध्ययन किया। किसी की आलोचना करने के लिए भी उसका पूरा इतिहास जानना पड़ेगा, व्यवस्थित ढंग से करने के लिए। हवाई आलोचना तो आप चाहे जैसे कर सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर कुछ लिखना है तो कम से कम उनके बारे में तो आपको अच्छे से जानना ही पड़ेगा। आगे लिखिए। अंधायुग गीत नाट्य में अंधायुग गीत नाट्य में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से 18वें दिन की संध्या, ये भी अपने आप में एक सवाल हो गया कि किस दिन की कथा है। 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा को लिया गया है। अगला, प्रभास तीर्थ जहाँ कृष्ण की मृत्यु हुई थी वो स्थान था। उसमें समस्या ये थी कि जब तक कृष्ण जिंदा थे तब तक तो पांडवों को कोई चिंता नहीं थी। चारों तरफ रक्तपात, चारों तरफ विनाश। दरअसल आप इसको ध्यान दीजिए, ये कब लिखा जा रहा है? 54 में छप रहा ना। इसका मतलब इसकी पृष्ठभूमि द्वितीय विश्व युद्ध ने तैयार की है। द्वितीय विश्व युद्ध 45 में ख़त्म होता है। 45 में अभूतपूर्व नरसंहार होता है हिरोशिमा नागासाकी पे। तो ये रचना किस पृष्ठभूमि पर आधारित है? द्वितीय विश्व युद्ध। कम से कम इनके दिमाग में द्वितीय विश्व युद्ध था। ये चल रहा था कि आखिर इतना नरसंहार करने के बाद हमको आखिर हासिल क्या हुआ। भाई परिवार रहेगा तभी तो हम लड़ेंगे, जिसके परिवार ही नहीं है किससे लड़ेगा वो। तो सबसे ज़्यादा समस्या तब हो गई कि जब प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु हो गई, उसके बाद पांडवों के लिए अंधकार हो गया। भाई कौन मार्गदर्शन करने वाला बचा उनका? तो उसी ये रचना अस्तित्ववाद से भी प्रभावित है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दर्शन निखर के आया वो सारेन किरकेगार्ड और जयपाल सात्र का अस्तित्ववाद था। नहीं, ये अवान्तर प्रसंग नहीं चलेगा। थोड़ा सा ज़्यादा सा अभी जो चल रहा है वो चलेगा। आगे चलिए, आगे लिखिए। अंधायुग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है।
अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है। बच्चन सिंह त्रासदी है, ट्रेजिडी। वस्तुतः यह तनाव का नाटक है, संघर्ष का नहीं। बच्चन सिंह। नहीं, अलग अलग, दोनों सेंटेंस अलग हैं। अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है। वस्तुतः यह तनाव का नाटक है, संघर्ष का नहीं। दोनों बच्चन सिंह। एक पॉइंट और लिख दीजिए। अंधा युग और कनुप्रिया अंधा युग और कनुप्रिया दोनों पौराणिक आख्यान पर आधारित हैं। पौराणिक आख्यान पर आधारित पौराणिक आख्यान पर आधारित जनवादी भावभूमि से संबद्ध हैं। पौराणिक आख्यान पर आधारित जनवादी भावभूमि से संबद्ध हैं। विकास, एक फैन चल रहा है, इसको भी बंद करो तो बस। अब एक तरह से अंधा युग से जुड़े जितने पॉइंट थे वो ख़त्म हुए, और जो पॉइंट हैं, 2-4 पॉइंट और हैं, फिर पंक्तियाँ आ जाएंगी। पहला ही पॉइंट पीजीटी में आया है, लिखिए। प्रयोगवादी कविता में भावना है। नहीं, आगे मतलब अब ये अंधा युग से छोड़ के अलग पॉइंट हैं। अन्य पॉइंट में 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा गया है पीजीटी में, और ये 2 ही किताबों में मिला था। या तो एक प्रतियोगिता साहित्य सीरीज में मिला था, दूसरा शिव कुमार शर्मा वाले में, और ये कथन इनका कहीं मिलता भी नहीं। प्रयोगवादी कविता में भावना है। प्रयोगवाद पे बौद्धिकता का आरोप लगाया जाता है ना, और भावुकता का विरोध करते हैं वो लोग, लेकिन इनका कथन देखिए उसके उलट है। प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। ये पीजीटी में आया हुआ कथन है। भारती के साहित्यिक जीवन का आरंभ, अगला भारती का ना होता तो अलग से लिखवाते, बताते ना किसका है। चलिए, भारती के साहित्यिक जीवन का आरंभ उनकी सर्वप्रथम औपन्यासिक कृति गुनाहों का देवता से होती है। गुनाहों के देवता है शायद।
गुनाहों के देवता से होती है। रखा है हमारे पास, पढ़े भी हैं। कितने लोग पढ़े हैं इसमें? बहुत लोग पढ़े हैं। कितने लोग रोए हैं? जो पढ़ेगा वो रोएगा। जो पढ़ेगा वो रोएगा, ये सही बात है। हाँ, भारती के साहित्यिक जीवन का आरंभ उनकी सर्वप्रथम औपन्यासिक कृति गुनाहों के देवता, गुनाहों का देवता देख के लिखिएगा अपना, से होती है। गुनाहों का देवता से होती है। चलिए अगला पॉइंट, भारती जी को 1972 में पद्मश्री सम्मान मिला था। अगला पॉइंट, अंधायुग के समान कनुप्रिया भी 5 अंकों में विभक्त है। 5 खंडों में, अंकों में नहीं। अंधायुग के समान कनुप्रिया भी 5 खंडों में विभक्त है। जैसे याद करने के लिए आप ये जानिए कि उर्वशी भी 5 अंकों में है। तो कनुप्रिया याद रहे ना याद रहे, लेकिन स्वतंत्रोत्तर भारत में गीत नाट्य में इससे ऊपर कोई नहीं जा पाया। अंधायुग से गीत नाट्य में इससे बेहतर कोई गीत नाट्य नहीं लिखा जा सका। तो इसलिए इससे जुड़ी कोई भी चीज़ आप जो है छोड़ के नहीं चल सकते। पंक्तियाँ लिखिए। पहली ही पंक्ति, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। हाँ ठीक ठीक। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, अब लिख करिए, लेकिन मुझे फेंको मत। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, अब लिख, लेकिन मुझे फेंको मत। डाट 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 करके थोड़ा सा आगे बढ़िए। सच्चाई टूटे हुए पहिए का आश्रय ले। सच्चाई टूटे हुए पहिए का आश्रय ले। अगला मतलब इसे अंधायुग लिख दीजिए। हो सकता है ये भी पूछ ले कहाँ से है। अगला, यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधायुग। अगला, इन फिरोजी होठों पे बर्बाद मेरी जिंदगी। ठंडा लोहा
इन फिरोजी होठों पे बर्बाद मेरी जिंदगी, उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ठंडा लोहा। ये लाइन बहुत याद होगी। अगला, अगर डोला कभी इस राह से गुजरे कुबेला। ये भारती के सबसे प्रसिद्ध गीतों में से एक है। अगर डोला कभी इस राह से गुजरे कुबेला। यहाँ अमवा तरे रुक। वैसे एक लाइन अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन हम 2 लाइन और लिख दे रहे हैं, इसलिए कि हम तो लिखे हैं 8 लाइन, लेकिन आप कम से कम 3 लाइन लिख लीजिए। यहाँ अमवा तरे रुक, आप लिख करिए, एक पल विश्राम लेना। यहाँ अमवा तरे रुक, एक पल विश्राम लेना। मिले जब गांव भर से, मिले जब गांव भर से, कामा लगाइएगा, बात कहना, कामा बात सुनना। आखिरी लाइन लिख लीजिए, भूल कर मेरा न हरगिज नाम लेना। भूल कर मेरा न हरगिज नाम लेना। अगली पंक्ति, ये नहीं मिली किससे है, लेकिन ये है कि ये बहुत प्रसिद्ध गीत है। जैसे बांधो न नाव इस ठाव बंधु, और झरने लगे नीम की पत्ती, बढ़ने लगी उदासी मन की। तो जैसे मधुशाला फेमस हुई है, वैसे इनका ये गीत बड़ा मशहूर हुआ है। आगे की पंक्तियां भी बड़ी, मतलब इसमें आप ये कहिए कि लोक जीवन की जो ताजगी है वो छल छला के निकल रही है। लोक गीतों की जो मार्मिकता होती है, जो ताजगी होती है, जो उसकी अपनी अलग से रवानी चलतापन, वो इसमें निकल रहा है। ये बहुत, मतलब पहली लाइन ही आप याद रखें। अभी इकट्ठा हम लास्ट में 5-6 लोगों को शायद नोट किए हैं कि किसकी कौन से मशहूर गीत थे। हाँ, यहाँ पे है, महुआ नीचे मोती झरे महुआ के, ये बच्चन का है। मन का आकाश उड़ा जा रहा पुरवैया बहुत धीरे। हम लिखवा देते हैं इसको बाद में। ये कुछ प्रसिद्ध गीत इन लोगों के हैं, जैसे बसंती हवा, बसंती हवा। तो एक आध गीत ऐसे हैं हर कवि के कि वो उस कवि की पहचान बन गए हैं। वैसे इनका ये भी है, अगर डोला कभी गुजरे इस राह से कुबेला। आगे लिखिए, प्रभु, जहाँ हम रुकेंगे वहाँ अब लिख, प्रभु इस रस को, इस नए रस को क्या कहते हैं? हाँ, जहाँ हम रुकेंगे हमने पहले बता दिया, वहाँ अब लिख, प्रभु इस रस को, इस नए रस को क्या कहते हैं? जिसमें श्रृंगार की आसक्ति नहीं, जिसमें निर्वेद की विरक्ति नहीं, जिसमें निर्वेद की विरक्ति नहीं, डैश करके 7 गीत वर्ष।
जिसमें श्रृंगार की आसक्ति नहीं, जिसमें निर्वेद की विरक्ति नहीं। मतलब ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे शेखर एक जीवनी में शेखर और शशि का प्रेम था। भारती जी समाप्त हुए। केदारनाथ सिंह। उन्नीस सौ 34 चकिया ग्राम बलिया, 1934 से 2018। 34। अब अगर आपके पास 32 हो तो बताइएगा हमको भी। चकिया ग्राम बलिया। इनके हमने कुल 13 काव्य संग्रह लिखे हैं। अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी 1960 प्रथम काव्य संग्रह। जमीन पक रही है 1980। यहाँ से देखो 1983। इसके आगे लिखिए कविता क्या है। कामा बनारस इसकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। कविता क्या है नाम से कौन कौन रचना किया है? और विश्वनाथ तिवारी का निबंध है। शुक्ल जी की कविता है, शुक्ल जी का भी निबंध ही कहिए। और केदारनाथ सिंह की कविता है। अभी इस कविता की लाइनें भी लिखनी होंगी। मैंने जब जब सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई। आगे लिखना है। विश्वनाथ तिवारी का, त्रिपाठी का नहीं। ये जो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे, दस्तावेज वाले, गोरखपुर वाले। अकाल में सारस 1988। (1989) में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अकाल में सारस 1988, 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995। इस पर इनको व्यास सम्मान मिला। ये 2009 या 10 में पूछी गई है। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 95। इस पे कब व्यास सम्मान मिला ये तो नहीं हमने लिखा, लेकिन इस पर व्यास सम्मान मिला है। ताय और साइकिल 2005।
साल्स टाई और साइकिल, ये भी पीजीटी में आई है। सृष्टि पर पहरा 2014, मतदान केंद्र पर झपकी 2018, आंसू का वजन अच्छा, तो इसका मतलब आंसू का वजन भी मरणोपरांत है। मतदान केंद्र पर झपकी लिख दीजिए मरणोपरांत। आंसू का वजन अभी हम बाणी प्रकाशन से जुड़े हैं, अभी आई थी, हमने देखा था उस पर नेट पे तो नोट किया था। मतदान केंद्र की झपकी 18 में ही ये, लेकिन मरणोपरांत आई थी। एक दो और हैं जिनकी डेट नहीं मिली है। मेरे समय के शब्द, दो इनके संपादित ग्रंथ हैं, मतलब काव्य के, तो आप संपादित करके वहां लिख दीजिए। संपादित एक है, एक अनुदित है। चलिए दोनों लिखिए, उसके सामने लिख दीजिएगा। पानी की प्रार्थना संपादित में, उसके आगे लिखिए पर्यावरण विषय कविताओं का संग्रह है। पानी की प्रार्थना के आगे यह पर्यावरण विषयक कविताओं का संग्रह है। अगली है ताना बाना अनुदित काव्य संग्रह है। प्रसिद्ध कविताएं में 3-4 कविता लिख लीजिए। नंबर 1 लिखिए बाघ। बाघ, अरे वही शेर चीता वाला। आगे लिखिए लंबी कविता 1996, 21 खंड में, 21 खंड। ये बाघ में ही लंबी कविता, यही बाघ अपने आप में लंबी कविता ही है। जैसे असाध्य बीड़ा आप पढ़ते हो, राम की शक्ति पूजा पढ़ते हो, अंधेरे में पढ़ते हो, वैसे बाघ भी लंबी कविता है। आगे लिखिए, इसी में आगे भी लिखना है। बच्चन सिंह ने इसे नई कविता का मील का पत्थर कहा है। बच्चन सिंह ने इसे नई कविता का मील का पत्थर कहा है। अगली बनारस, इस अनागत में क्या करें। हाँ, इस अनागत में क्या करें। कल से तुम यहाँ थोड़ा किनारे बैठा करो, ठीक। चलिए अन्य तथ्य। इनसे तथ्य 2 ही नोट है, पंक्तियां इनकी ज़्यादा नोट किए हैं।
पहले लिखिए, केदार जी अपने रूप रस केदार जी अपने रूप रस वर्ण स्पर्श एवं गंध रूप रस वर्ण स्पर्श एवं गंध संबंधी बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर आपको गद्य रचनाएं याद हों तो आधुनिक कविता में बिंब विधान इनका शोध ग्रंथ था। अगला, केदार जी ने निकष और हमारी पीढ़ी नामक पत्र का संपादन किया था। हमारी पीढ़ी पंक्तियाँ, पहली पंक्ति हम लोग लिखते हैं जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आई है। इस महान शताब्दी पर, जहाँ हम रुकेंगे आप लिख, इस महान शताब्दी पर, महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर, 2 मिनट का मौन। डैश करके यहाँ से देखो। ये सवाल मुझे 4-5 साल बाद मिला था आलोचना पत्रिका में, किसी इतिहास की किताब में नहीं मिला, आलोचना पत्रिका में मिला था। अगले, मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मोछें याद आईं। मूछों में दबी बारीक सी हंसी, इतना ही बहुत है। मूछों में दबी बारीक सी हंसी, हंसी के पीछे कविता का राज, कविता के राज पर हंसती हुई मूछें। डैश करके कविता क्या है? कविता मतलब कविता क्या है? कविता। ओ, तुमने जहाँ लिखा है प्यार वहाँ लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता। अगली लाइन लिखिए, तुमने जहाँ लिखा है प्यार
देख रहे हो, इसे समझने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत है। नहीं, महसूस भी न करो। कहाँ लिखा है? जहाँ लिखोगे वहीं लिखा है, और कहाँ लिखा? तुमने जहाँ, देखिए, जो कवि कहना चाह रहा है उसे ही समझिए, अपने से ना उसमें अर्थ भरिए। तुमने जहाँ लिखा है प्यार, मतलब ये कह रहे हैं कि आदमी कितना संवेदनाहीन हो गया है। ये संवेदनाहीनता की बात है कि वहाँ सड़क लिख दो लेकिन लोगों के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लिखिए, तुमने जहाँ लिखा है प्यार वहाँ लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता है। इतना ही लिखिए। उसमें आगे है कि मेरे युग का मुहावरा हो गया है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लिखिए डैश करके, जमीन पक रही है। हम लोग एक ऐसे संवेदनाहीन समय में जी रहे हैं, सूचनाओं की इतनी ज़्यादा रेलम पेल है कि आदमी संवेदनाहीन हो जा रहा है। आपके बगल में ऐसे एक्सीडेंट हुआ और आप ऐसे बगल से गुजर के चले जा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यही चीज़ है, यही लिख रहा है। और कभी कुछ ऐसा नहीं लिख रहा है कि जो आपके समाज के बाहर की चीज़ है, समाज के अंदर की चीज़ है। इनकी एक लाइन लिखिए और देखिए किसान आंदोलन से कैसे लाइन, मतलब कवि हैं लेकिन कितनी बेहतरीन लाइन है, मुझे लगा, मैंने इसको नोट कर लिया। लिखिए, नहीं, जहाँ रुकेंगे कामा लगा लीजिएगा। हम मंडी नहीं जाएंगे, नहीं, हम मंडी नहीं जाएंगे। खलिहान से उठते हुए कहते हैं दाने, जाएंगे तो फिर लौट कर नहीं आएंगे। जाएंगे तो फिर लौट कर नहीं आएंगे। जाते जाते कहते हैं दाने, डैश करके आंसू का वजन है। ये हमने 2020 लिखा है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि इसी के आसपास है। अगली इसमें लिखना नहीं है, उसमें अगली लाइन है, केवल सुन लीजिए। अगर आएंगे भी तो तुम हमें पहचान नहीं पाओगे। लिखना नहीं है, मतलब एक पहली लाइन अगर पूछने लायक है तो बहुत ज़्यादा इतनी लंबी चौड़ी पूरी कविता तो पूछेंगे नहीं। तो कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है कि कह रहे हैं कि अगर हम लौट के आएंगे भी तो आप हमको पहचान नहीं पाओगे। और लाइनें लिखिए, एक आध दो लाइनें और हैं। कभी जी आओ घर चलें रैन भाई यही देश, कभी जी आओ घर चलें रैन भाई यही देश, डैश करके सृष्टि पर पहरा। गोली चले न हाथापाई, अगली अगली गोली चले न हाथापाई, अपनी है यह अजब लड़ाई।
अकाल में सारस। अंतिम पंक्ति है, सबसे मशहूर गीत इनका है, झरने लगे नीम के पत्ते, बढ़ने लगी उदासी मन की। झरने लगे नीम के पत्ते, बढ़ने लगी उदासी मन की। लिख दीजिए, अत्यंत लोकप्रिय गीत है। मतलब इसके आगे, जैसे अगर डोला कुबेला वाला हम भारती का लिखे, वैसे इनका भी है। अगले शमशेर बहादुर सिंह। मूल नाम कुलदीप सिंह, 1911 से 1993। शमशेर बहादुर सिंह 1911 से 1993, देहरादून। मूल नाम कुलदीप सिंह। चलिए रचनाएं लिखते हैं। कुछ कविताएं उन्नीस सौ 1959, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी नहीं हूँ मैं, चुका भी नहीं हूँ मैं। सर ये कुछ और कविता 1961 है। हाँ 61। चुका भी नहीं हूँ मैं 1975, 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। इतने अपने पास, 1980। बात बोलेगी, 1981। काल तुझसे होड़ मेरी, 88। सुकून की तलाश, 1988। कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, 1988। कहीं बहुत दूर से सुन रहा। सुकून की तलाश 98 में है। अब चर्चित कविताएं हैं।
कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ। नहीं मिली। एक पीली शाम चर्चित कविताओं में अमन का राग सलोना जिस्म आओ न उदिता आओ न नेक्स्ट उदिता बात बोले गी हम नहीं। आखिरी है टूटी हुई बिखरी हुई हम नहीं। बात का कभी किसे किसे कहा गया? और नहीं, बात का कभी दो लोगों को हमने लिखवाया था। अज्ञेय और शमशेर बात के कवि हैं। चलिए पॉइंट। अच्छा, हमने यहाँ भी लिखा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अज्ञेय और शमशेर को बात का कवि कहा है 199। चलिए लिखिए। शमशेर ने त्रिलोचन पर 3 कविताएं लिखी। पॉइंट और का सुनना है, हैं? इतना लिखाने तो याद ही नहीं हो रहा है, और रामायण कितना बाँच दें तो कितना याद होगा। शमशेर ने त्रिलोचन पर 3 कविताएं लिखी हैं। ऐसा ही क्षण, त्रिलोचन को, ऐसा ही क्षण, त्रिलोचन को, और तीसरी कविता है सारनाथ की एक शाम। अगला पॉइंट, शमशेर पर लोकप्रिय अंग्रेजी कवि। एजरा पाउंड का सर्वाधिक प्रभाव है। शमशेर पर लोकप्रिय अंग्रेजी कवि एजरा पाउंड का सर्वाधिक प्रभाव है। अगला, मुक्तिबोध ने शमशेर को, मुक्तिबोध ने शमशेर को इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार कहा है। इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार कहा है। अगला, डॉक्टर आर.एस. चतुर्वेदी ने, फिर से यहाँ लिखिए, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने
अज्ञेय और शमशेर को बात का कवि कहा है? अगला पॉइंट, सही अर्थों में वह कवियों के कवि हैं। इनको कवियों का कवि भी कहा जाता है। बच्चन सिंह। सही अर्थों में वह कवियों के कवि हैं डैश करके बच्चन सिंह। अगला पॉइंट, नई कविता के कवियों में वह लगभग अकेले प्रचार से पृथक आत्मस्थ और मौन है। वह ना अज्ञेय की तरह कला के प्रति अत्यधिक सचेत हैं और न मुक्तिबोध की तरह प्रतिबद्ध डैश करके बच्चन सिंह। एक ही लाइन हमने नोट की है, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात है। एक लाइन इनकी नोट कर लीजिए, बात बोलेगी हम नहीं, अच्छा एक पॉइंट और छोटा है, अच्छा लिखिए, भेद खोलेगी बात ही। बात बोलेगी हम नहीं, कामा लगाइए, भेद खोलेगी बात ही। कविता का नाम क्या हो जाएगा? बात बोलेगी। बस करिए, छोड़ दीजिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुछ की डेट है, कुछ की नहीं है। 1927 से 1984। 27 में और किसी की याद है? 2 लोगों का और है, तो शायद 2-3 लोगों का। एक नामवर सिंह का था, एक रामदरस मिश्र भी 1927 में है। नामवर जी तो चले गए, लेकिन ये रामदरस मिश्र भी हैं। 1927 से 1984। देखिए, काठ की घंटियां, उन्नीस 1959।
प्रथम काव्य संग्रह, हाँ, काठ की घंटियाँ। देखिए 59, जिसकी डेट है उसकी हम बोल देंगे। बांस का पुल, लेकिन बिना डेट वाली बाद में लिखते तब भी ठीक था। चलो लिख डालो, खोज खोज के लिखना डेट इसकी। एक सूनी नाव, खूंटियों पर टंगे लोग, 1982 साहित्य अकादमी पुरस्कार 1983। 1982 साहित्य अकादमी पुरस्कार 1983। कुआनो नदी, जंगल का दर्द, जगत का अर्थ, कोई मेरे साथ चले, कविताएं एक मतलब 1 और कविताएं 2। प्रसिद्ध कविताएं 2 लिख दीजिए इनकी। सरकंडे की गाड़ी, सरकंडे, सरकंडे की गाड़ी, कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा, प्रसिद्ध कविताएं में 2 हैं, सरकंडे की गाड़ी, कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा। चलिए अन्य तथ्य आ जाते हैं। सर्वेश्वर ने दिनमान प्रतीक, सर्वेश्वर ने दिनमान प्रतीक, पराग और नई कविता का संपादन किया था। दिनमान, प्रतीक, पराग और नई कविता। अगला पॉइंट, नई कविता में सर्वेश्वर ने वही काम किया नई कविता में सर्वेश्वर ने वही काम किया जो आरंभिक खड़ी बोली काव्य युग में मैथिली शरण गुप्त ने। जो आरंभिक खड़ी बोली काव्य युग में मैथिली शरण गुप्त ने। बच्चन सिंह, ये कथन बच्चन सिंह का है।
पंक्तियाँ पहली पंक्ति नेट में आई थी और मुझे याद है कि इसका उत्तर उन्होंने गलत दिया था। तो आप लोग लिखिए और सॉल्व करते समय थोड़ा सा जिस भी प्रश्न पे आपको कुछ भी संदेह हो तो उसे आप उठा के ग्रुप में डाल दीजिए। मतलब संदेह हो तब, ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक अब आपको 20 पे संदेह हो रहा है तो 20 डालते जाओ। थोड़ा सा जो ठोस, पहले उसे प्रयास करो, थोड़ा सा खोजो। मतलब जैसे अगर आपको लग रहा है कि ये प्रश्न गलत है तो पहले थोड़ा प्रयास कर लो। क्योंकि हमने पहले भी बताया, फिर बता रहे हैं कि जो प्रश्न जितना आसानी से मिलेगा उतना जल्दी भूल जाएगा, और उस प्रश्न पे आप जितनी मेहनत कर लेंगे वो प्रश्न उतने दिन तक टिक जाएगा। देखिए 4 दिन और 4 साल, यहाँ तो कई सवाल हैं जो अब तक बहुत सारे, हाँ मतलब दरअसल उसका एक कारण ये भी है ना कि हम लोग उसके पीछे उतना मेहनत से, शिद्दत से लगते नहीं, या परीक्षा के समय में उतना शिद्दत से लगना जरूरी भी नहीं है। उलट के कहें, परीक्षा ना हो तब आप भागिए। इस समय तो आपके लिए समय भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। एक प्रश्न को अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम दे देंगे तो इसका मतलब यह है कि आप कहीं नुकसान कर रहे हैं। नहीं, उसमें हमने बताया था ना कि हमको हिंदी साहित्य सम्मेलन की बुक ही मिल गई थी। वो कोई इतिहास भूगोल छोड़ दीजिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन की बुक मिल गई थी जिसमें पूरा सम्मान मिल गया था। और ये सही बात है कि बहुत पुस्तकों में रश्मिमांसा मिलता है। अरे तो ठीक है यार, अब सब कुआं में कूद रहे हैं तो हम भी कूद जाएं। जिसको संदेह हो वो कभी भी आप हिंदी साहित्य सम्मेलन चले जाइए और वहाँ से सम्मेलन की बुक जो मिलती है, सीधे सम्मेलन की बुक ले लीजिए। उनसे कहिए सर जिसमें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था वो बुक मुझे चाहिए। क्योंकि वही है कि कौन मेहनत करने जाए, कौन खोजने जाए। तो चलिए लिखिए, मैं नया कवि हूँ। इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। इसी से सच्ची चोटें बांटता हूँ, झूठी मुस्कान नहीं बेचता। इसी से सच्ची चोटें बांटता हूँ, झूठी मुस्कान नहीं बेचता। अगली, लीक पर वह चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। लीक पर वह चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। अगली है, हमें तो जो अपनी यात्रा से बने, ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं।
ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। कविता का नाम है लेख पर चले। अगली, लोकतंत्र को जूतों की तरह लाठी पर लटकाए। भागे जा रहे हैं सीना फुलाए। भागे जा रहे हैं सीना फुलाए। खूंटियों पर टंगे लोग। अच्छा, फिलहाल इसको लिखे कहाँ से हैं ये नहीं नोट किए हैं, देखते हैं आज। अगली पंक्ति, यह डूबी डूबी सांझ यह डूबी डूबी सांझ उदासी का आलम। ये कविता संभवतः यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, ये जो लिख रहे हैं आप। यह डूबी डूबी सांझ उदासी का आलम, मैं बहुत अनमनी चले नहीं जाना बालम। डैश करके सुहागिन के गीत कविता का नाम है। मैं बहुत अनमनी चले नहीं जाना बालम, सुहागिन के गीत कविता है ये। आखिरी पंक्तियाँ, झांकियाँ निकलती हैं ढोंग अंधविश्वास की। झांकियाँ निकलती हैं ढोंग अंधविश्वास की, कामा बदबू आती है मरी हुई बात की। इस हवा में अब नहीं डोलूंगा। इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। बस किया जाए और लिखा जाए बहुत जल्दी बस।